गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका तीसरा यूनिट चल रहा था, जिसमें टॉपिक फोर्थ है आज हमारा परिवार, फैमिली। सबसे पहले हम फैमिली का अर्थ और परिभाषाएं जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम इसकी कुछ विशेषताएं, प्रकार का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम भारत में जो संयुक्त परिवार हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनकी अर्थ परिभाषाएं, विशेषताएं क्या हैं, संयुक्त परिवार के प्रकार कौन कौन से हैं, इसके लाभ हानि क्या हैं, और अंत में हम संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं और संयुक्त परिवार का वर्तमान में या फ्यूचर में क्या भविष्य होगा, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परिवार मानव समाज के संगठन की प्राथमिक इकाई है। अगर कोई भारतीय सामाजिक संगठन, संरचना, व्यवस्था, कार्य आदि को समझना चाहता है तो परिवार को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। परिवार ही जाति व्यवस्था और संगठन तथा ग्राम व्यवस्था और संगठन की मौलिक इकाई है। परिवार का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करते समय परिवार का अर्थ, परिभाषा, इसके प्रकार, कार्य, विशेषताएं और परिवार में परिवर्तन आदि कुछ महत्वपूर्ण पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम परिवार की अवधारणा को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी के शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतर परिवार है। यह शब्द मिडिल इंग्लिश के शब्द फैमिली से बना है, FAMILIE, जिसका उद्गम लैटिन शब्द फैमिलिया से हुआ है। परिवार के कई अर्थ लगाए जाते हैं। परिवार से माता पिता और उनकी संतानें जो एक स्थान पर या अलग अलग रहती हों, उनसे भी इसका अर्थ लगाया जाता है। एक पुरुष की पत्नी और संतानें, उसका समूह जो रक्त से संबंधित हो, जैसे माता पिता, संतानें, माता, चाचा, मौसी, बुआ, चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे, भाई बहन परिवार में आते हैं। ये परिवार के सामान्य अर्थ हैं। समाजशास्त्र में परिवार अवधारणा का विशिष्ट, सुनिश्चित और सीमित अर्थ लगाया जाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, जिनमें पहली है मैकाइवर पेज के अनुसार, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। ऑगबर्न निमकोफ के अनुसार परिभाषा है बच्चों सहित तथा बच्चों रहित एक पति पत्नी के या किसी एक पुरुष या एक स्त्री के अकेले ही बच्चे सहित एक थोड़े बहुत स्थायी संघ को परिवार कहते हैं। किंग्सले डेविस एक समाजशास्त्री हैं। उनके मतानुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक दूसरे के प्रति सगोत्रता के संबंध यानी रक्त रखते हैं तथा इस प्रकार एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। एक समाजशास्त्री हैं DN मजूमदार। उनकी परिभाषा है परिवार उन व्यक्तियों का एक समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो रक्त संबंधी सूत्रों से संबद्ध रहते हैं तथा स्थान हित तथा पारस्परिक कृतज्ञता के आधार पर समान होने की भावना रखते हैं। लूसी मेयर के अनुसार परिवार की परिभाषा है परिवार एक गृहस्थ समूह है जिससे माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उसकी संतान रहती हैं। एक समाजशास्त्री हैं मुरडॉक। उन्होंने बताया है कि परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके लक्षण सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन है। इसमें दो लिंगों के वयस्क शामिल हैं, जिनमें कम से कम दो व्यक्तियों में स्वीकृत यौन संबंध होता है, और जिन वयस्क व्यक्तियों में यौन संबंध है उनके अपने या गोद लिए हुए एक या अधिक बच्चे होते हैं। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि इन विद्वानों के परिप्रेक्ष्य भिन्न भिन्न होने के कारण परिभाषाओं में भी भिन्नताएं हैं। जैसे परिवार एक समूह है, सभी ने परिवार को एक समूह बताया है। संबंध मान्यता प्राप्त होते हैं। विवाह संबंध यानी परिवार में पति पति के संबंध जो है विवाह द्वारा स्थापित होते हैं। एक होता है रक्त संबंध यानी परिवार में अनेक रक्त संबंधी होते हैं, परंतु इन रक्त संबंधियों का संबंध समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होना भी अति आवश्यक होता है। एक होता है गोद संबंध।
समाज में संतान गोद लेने की व्यवस्था होती है। जब किसी दंपति के कोई संतान पैदा नहीं होती तब वह किसी अन्य दंपति की संतान समाज द्वारा निर्धारित रीति रिवाज के अनुसार गोद ले लेते हैं। और नेक्स्ट है परिवार की संरचना। यानी परिवार की संरचना बंधुत्व संबंधों द्वारा बनती है। एकाकी परिवार की संरचना में पति पत्नी और उसकी अविवाहित संतानें होती हैं। संयुक्त परिवार में इनके अतिरिक्त और संबंधी भी होते हैं, जिनके अनुसार संयुक्त परिवार की विभिन्न प्रकारों की संरचना बनती है। एकाकी परिवार की बंधुत्व संरचना निम्न प्रकार समझी जा सकती है। वैवाहिक संबंधी यानी पति पत्नी, रक्त संबंधी यानी इसके दो प्रकार हैं। पहला है माता पिता और संतानें, जैसे पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र और माता पुत्री। दूसरा है सहोदर भाई बहन, जैसे भाई भाई, भाई बहन और बहन बहन। नेक्स्ट है प्रकार्यात्मक पक्ष। इन परिवार के दो पक्ष होते हैं, संरचनात्मक पक्ष और प्रकार्यात्मक पक्ष। इस प्रकार इस आधार पर कहा जा सकता है कि परिवार व्यक्तियों का समूह है जो विशिष्ट बंधुत्व संबंधों, विवाह, रक्त और गोद से संबंधित होते हैं, जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। वे साथ साथ अलग अलग भी रह सकते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे परिवार की सामान्य विशेषताएं क्या हैं। मैकायर पेज जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने निम्न विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता है मैथुन संबंध, यानी स्त्री और पुरुष मिलकर पति पत्नी के रूप में परिवार की स्थापना करते हैं। दूसरा है विवाह का स्वरूप। परिवार का निर्माण विवाह के स्वरूप के अनुसार होता है एवं विवाह में एक पुरुष और एक स्त्री विवाह करते हैं, उसे एक विवाही परिवार कहते हैं। इसी प्रकार बहुपत्नी, बहुपति और आदि विवाह के प्रकार क्रम से ऐसे ही परिवारों का निर्माण करते हैं। तीसरा है नामावली व्यवस्था, यानी परिवार की नामावली व्यवस्था होती है, जिससे तात्पर्य है कि या तो नाम वंश पिता से पुत्र या उसके पुत्र को चलता है, या फिर माता से पुत्री और उसकी पुत्री की दिशा में चलता है। चौथी विशेषता है आर्थिक व्यवस्था। संसार के सभी परिवारों में सदस्यों के भरण पोषण के लिए कोई ना कोई जीविकोपार्जन की व्यवस्था होती है, जिससे बच्चों का पालन पोषण भी किया जाता है। पांचवी विशेषता है सामान्य आवास। परिवार के सभी सदस्य एक व्यवस्थापन यानी घर में निवास करते हैं। मैकायर पेज कहते हैं कि पांचों विशेषताएं सार्वभौमिक हैं और परिवार की प्रकृति की विशेषताएं हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे परिवार के संगठन की विशेष विशेषताओं की। विशिष्ट विशेषताएं निम्न हैं। पहली है सार्वभौमिकता, यानी संसार में सभी मानव किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं। दूसरा है भावात्मक आधार। परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम, सहयोग, सहचर्य, संतान उत्पत्ति, मातृ सेवा आदि भावनाएं होती हैं। तीसरे विशेषता है निर्माणशील प्रभाव, यानी परिवार प्रारंभिक सामाजिक पर्यावरण है जिसमें बच्चों के विकास और उसके समाजीकरण होता है। चौथी विशेषता है सीमित आकार। एक सामाजिक संरचना के निर्माण के विभिन्न घटकों में परिवार सबसे छोटी इकाई है। पांचवी विशेषता है सामाजिक संरचना में नाविक स्थान। परिवार अन्य सामाजिक संगठनों में नाविक स्थान रखता है। सरल समाज और विकसित प्रतिस्पर्धात्मक समाजों में संपूर्ण सामाजिक संरचना परिवार की इकाइयों से निर्मित होती है। छठवीं विशेषता है सदस्यों का उत्तरदायित्व। परिवार अपने सदस्यों से अनेक कर्तव्य और उत्तरदायित्व पूरे करवाता है। सातवीं विशेषता है सामाजिक नियमन। परिवार सामाजिक निषेधों, प्रतिमानों तथा वैधानिक नियमों द्वारा नियंत्रित रहता है और यही इसके स्वरूप को निश्चित करते हैं। और आठवीं विशेषता है स्थायी और अस्थायी प्रकृति। जहाँ परिवार के एक सदस्य के रूप में बहुत स्थायी और सार्वभौमिक है, वहाँ दूसरी ओर एक समिति के रूप में बहुत स्थायी और परिवर्तनशील है। समाज के अन्य संगठन ऐसे नहीं हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे भारत में परिवार के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला प्रकार है सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार, जिसको जो है 4 प्रकार का बताया गया है। सदस्यों की संख्या के आधार पर सदस्यों की संख्या 1 से 3 होती है, उसे छोटा परिवार कहते हैं। जिसमें सदस्यों की संख्या 4 से 6 है वो मध्यम परिवार होता है। 7 से 9 सदस्य जिसमें होंगे वह बड़ा परिवार होगा, और जिस परिवार में 10 या उससे अधिक सदस्य होते हैं वह बहुत बड़ा परिवार माना जाता है। इसके बाद आता है परिवार के प्रकार में दूसरा बिंदु दंपतियों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत पहला बिंदु है केंद्रीय या नाभिक परिवार। इसका तात्पर्य है अगर परिवार में केवल पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानें हों तो उसे केंद्रीय या नाभिक परिवार या एकाकी परिवार कहते हैं। इस परिवार में केवल दंपति भी हो सकते हैं, संतान हो या ना हो।
संतान विवाह के बाद मूल परिवार से पृथक हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के संबंध में समाजशास्त्रियों में अनेक मत हैं। अनेक समाजशास्त्री और सामाजिक मानव शास्त्रियों ने संयुक्त परिवार की परिभाषा, विशेषता, कार्य आदि का वर्णन करते समय परंपरागत संयुक्त परिवार का वर्णन किया है। तीसरा है निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण। मुरडॉक ने सोशल स्ट्रक्चर जो उनकी पुस्तक है उसमें विवाह के बाद पति पत्नी का निवास स्थान कहाँ होता है इसके आधार पर परिवार के 6 प्रकार बताए हैं। पहला है पितृस्थानीय परिवार, दूसरा है मातृस्थानीय परिवार, तीसरा है मामा स्थानीय परिवार, चौथा है द्विस्थानीय परिवार। इसका तात्पर्य है कुछ समाज विवाहित दंपति को उनके किसी भी साथी यानी वर या वधू के माता पिता के यहाँ उनके पास में रहने की अनुमति देता है, उसे द्विस्थानीय परिवार कहते हैं। नूतन स्थानीय परिवार, 5वां परिवार है नूतन। जब यानी विवाहित दंपति जैसे ही किसी पश्चिम के समाजों में होता है नया आवास स्थापित करते हैं, दोनों ही जीवन साथियों के माता पिताओं के स्थान से स्वतंत्र अलग स्थान पर होता है, बल्कि उनसे एक अच्छी दूरी पर स्थित होता है। ऐसी अवस्था को जो है नूतन स्थानीय परिवार कहते हैं। 6वां प्रकार है निवास स्थान के आधार पर मातृ पितृस्थानीय परिवार। कुछ समाजों में नव दंपति विवाह के बाद प्रारंभ के 1 साल या पहले बच्चे के जन्म तक वधू के माता पिता के यहाँ या पास में रहते हैं। मुरडॉक ने विश्व के समाजों में से 250 समाजों को निर्दर्शन द्वारा चुनकर अध्ययन किया और ये पाया कि 250 में से 146 पितृस्थानीय, 38 मातृस्थानीय और 22 मातृ पितृस्थानीय, 19 द्विस्थानीय और 17 नवस्थानीय और 8 परिवार मामा स्थानीय समाज पाए गए। इसके बाद चौथा जो है परिवारों का वर्गीकरण वो है सत्ता के आधार पर। इसके अंतर्गत 2 परिवार हैं, 2 प्रकार के उपबिंदु हैं सत्ता के आधार पर। पहला है पितृसत्तात्मक परिवार और दूसरा है मातृसत्तात्मक परिवार। 5वां जो वर्गीकरण है परिवार का वो है वंश नाम के आधार पर वर्गीकरण। इसको 3 भागों में विभाजित किया है, 3 उपबिंदु हैं। पहला है पितृवंशीय परिवार, दूसरा मातृवंशीय परिवार और तीसरा है द्विवंशीय परिवार। अब 6वां जो परिवार का वर्गीकरण है वो है उत्तराधिकार के आधार पर। इसको कुछ बिंदुओं में स्पष्ट किया है, जैसे सत्ता, संपत्ति, मकान, चल अचल संपत्ति आदि होती हैं। उसके जो है मरने के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, पिता के बाद पुत्र या माता के बाद पुत्री आदि की व्यवस्था के अनुसार। तो इसको 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है पितृमार्गी परिवार और दूसरा मातृमार्गी परिवार। 7वां जो वर्गीकरण है परिवार का वो है बंधुत्व के आधार पर, जिसको 2 भागों में विभाजित किया है, रक्त संबंधी परिवार और विवाह संबंधी परिवार। 8वां जो प्रकार है परिवार का वह है वैवाहिक साथियों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, जिसको 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है एक विवाही परिवार, दूसरा द्विविवाही परिवार और तीसरा है बहुविवाही परिवार। बहुविवाही परिवार को यहाँ उपबिंदुओं में विभाजित किया है 3 में। पहला है बहुपत्नी विवाही परिवार, दूसरा बहुपति विवाही परिवार और तीसरा है समूह विवाही परिवार। परिवार के प्रकार और बहुत सारे हैं। मुख्य रूप से परिवार के परिवर्तन के अध्ययन से 2 प्रकारों का ही साधारणतः उपयोग किया गया है। वह है नाभिक परिवार या जिसको हम एकाकी परिवार कहते हैं, दूसरा संयुक्त परिवार या परंपरागत संयुक्त परिवार। अब हम भारत में संयुक्त परिवार का अध्ययन करेंगे कि इसकी अर्थ परिभाषा, विशेषताएं और प्रकार कौन से हैं, इसके लाभ दोष क्या हैं। इरावती कर्वे जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने बताया कि अगर हम भारत की संस्कृति को समझना चाहते हैं तो तीनों चीज़ों को, भाषाई क्षेत्र, जाति और परिवार, इसके संगठन को समझना आवश्यक होगा। तो सबसे पहले हम संयुक्त परिवार के अर्थ परिभाषा का अध्ययन करेंगे। कुछ समाजशास्त्रियों ने संयुक्त परिवार की परिभाषा दी है, जिनमें पहले है मेंडलबाम। उन्होंने बताया कि संयुक्त परिवार जिसके सदस्य बंधुत्व के संबंधों से संबंधित होते हैं और साधारणतया एक मकान में रहते हैं। इन्होंने इस परिभाषा के अंतर्गत 2 विशेषताएं बताई हैं। पहला तो बंधुत्व संबंध और दूसरी विशेषता है सामान्य आवास। एक समाजशास्त्री हैं ब्लंट, उन्होंने संयुक्त परिवार की परिभाषा दी है कि संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषता है कि वे एक जगह
का बना भोजन करते हैं। इस परिभाषा में संयुक्त परिवार की भौतिक विशेषता यानी एक स्थान का बना हुआ भोजन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट विशेषता परिभाषा जो दी है वो समाजशास्त्री हैं जोली। उनके मतानुसार कि न केवल माता पिता या सौतेले संतान या भाई या सौतेले भाई सामान्य संपत्ति पर रहते हैं, बल्कि कभी कभी इसमें कई पीढ़ियों तक की संतानें, पूर्वज तथा समानांतर संबंधी भी सम्मिलित रहते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे आई.पी. देसाई की परिभाषा का। उन्होंने इसकी परिभाषा में लिखा है कि छोटे कुटुंब यानी एक छत के नीचे रहने वालों को नाभिक परिवार जैसा समझना चाहिए, जिसमें पति पत्नी और केवल बच्चे हों, तथा बड़े कुटुंब को संयुक्त परिवार जैसा समझना चाहिए, जिसमें 3 पीढ़ी से अधिक के व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताओं का, जिनमें पहली है सामान्य निवास, दूसरी है सामान्य रसोई घर, तीसरी विशेषता है सामान्य पूजा पाठ, चौथी विशेषता है बड़ा आकार होता है इनका, पांचवी विशेषता है संयुक्त परिवार में संपत्ति सामान्य होती है, छठवीं विशेषता है नातेदारी संबंध जो है वो रक्त संबंध, विवाह संबंध, उगोज संबंधों से संबंधित होते हैं। सातवीं विशेषता है अधिकार और दायित्व की। आठवीं विशेषता है परिवार का मुखिया। परंपरागत संयुक्त परिवार का मुखिया कौन होगा, ये संबंधित समाज की प्रथा और परंपरा निश्चित करती है। नौवीं विशेषता है सामान्य सामाजिक और धार्मिक कार्य संयुक्त परिवार में किए जाते हैं। 10वीं विशेषता है संयुक्त परिवार में सहयोगी व्यवस्था पाई जाती है। ऐसा प्रेम सोरोकिन, A.R. देसाई, इरावती कर्वे आदि समाजशास्त्रियों का मानना है। 11वीं विशेषता है संयुक्त परिवार की इनकी उत्पादक इकाई, यानी परंपरागत संयुक्त परिवार ग्रामीण समाज में अधिक होते हैं, वहाँ पर ये उत्पादन की इकाई के रूप में कृषि के व्यवसाय में देखे जा सकते हैं। 12वीं विशेषता है निश्चित संचरण। 13वीं विशेषता है तुलनात्मक स्थायित्व, यानी एकाकी और नागरिक परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार अधिक स्थायी होते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे संयुक्त परिवार के प्रकारों का, जो निम्नलिखित हैं। पहला है सत्ता, वंश एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार, जो प्रमुख रूप से 2 उपबिंदुओं में है। पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय संयुक्त परिवार। दूसरा बिंदु है मातृसत्तात्मक, मातृवंशीय एवं मातृस्थानीय संयुक्त परिवार। दूसरा जो बिंदु है सत्ता, वंश और स्थान के जो संयुक्त परिवार के प्रकार हैं। दूसरा है थरवाड़ संयुक्त परिवार, यानी मातृवंशीय संयुक्त परिवार थरवाड़ कहलाते हैं। इसमें स्त्री, उसके भाई बहन, उसकी स्वयं की बहन, उसके पुत्र और उसकी पुत्रियां साथ साथ रहते हैं। तीसरा बिंदु है प्रकार का पीढ़ियों, उनके दंपतियों की संख्या के आधार पर उदाग्र, क्षैतिज और मिश्रित संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। चौथा प्रकार है संपत्ति पर अधिकार और संयुक्त परिवार के प्रकार। इरावती कर्वे ने संपत्ति पर अधिकार के प्रकारों और उससे संबंधित परिवार की जो प्रकृति है उसका विवेचन किया है। इसमें उन्होंने 2 प्रकार से बांटा है कि हिंदुओं के सभी संयुक्त परिवार जो हैं 2 प्रकार के बताए हैं, मिताक्षरा और दाय भाग। मिताक्षरा संयुक्त परिवार में इरावती कर्वे ने बताया है कि विज्ञानेश्वर के अगले टेक यहाँ पर लिखा है कि संयुक्त परिवार के सदस्यों का संपत्ति पर अधिकार और तथा हिस्सों का विस्तृत वर्णन दिया है। यह भारत के यानी समस्त यानी आसाम और बंगाल को छोड़कर सभी हिंदुओं से संबंधित है। दूसरा है दायभाग संयुक्त परिवार। दायभाग संयुक्त परिवार में परस्पर स्त्री पुरुष के क्या अधिकार स्थिति हैं, इसका वर्णन जीमूत वाहन ने किया है। उनके अनुसार इस परिवार में निम्न प्रावधान है जो असम और बंगाल के हिंदू परिवारों पर भी लागू होते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे संयुक्त परिवार के लाभ या प्रकार क्या हैं और इसकी हानियाँ क्या हैं। तो लाभ बता देती हूँ। पहला है समाजीकरण का कार्य, दूसरा है मार्गदर्शन का कार्य, तीसरा है धार्मिक कार्य, चौथा है सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा, पाँचवा धन का उचित उपयोग, छठवां है संपत्ति के विभाजन से बचाव, सातवां है श्रम विभाजन, आठवां है संकट काल में बीमा, नौवां है अनुशासन एवं नियंत्रण, 10वां है संस्कृति की रक्षा, 11वां है राष्ट्रीय एकता, 12वां है मनोरंजन। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे संयुक्त परिवार के दोष या कमियों का। पहली कमी है व्यक्ति की कार्यकुशलता में
इन संयुक्त परिवार बाधक होते हैं। दूसरा है अकर्मण्य व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है इन परिवारों में। तीसरा है व्यक्तियों के विकास में बाधक हैं। चौथा है गतिशीलता में बाधक हैं। पांचवा है सामाजिक समस्याओं के पोषक हैं। छठवां है ये कलह का केंद्र होते हैं। इन संयुक्त परिवारों में सबसे ज़्यादा कलेश होता है। सातवां है स्त्रियों की दुर्दशा हो जाती है इन परिवारों में। आठवीं कमी है कि गोपनीय स्थान का अभाव होता है। नौवां है शुष्क एवं नीरस वातावरण होता है। 10वां है मुखिया की स्वेच्छाचारिता यानी मनमानी व्यवहार होता है। इसके बाद मैं आपको अंत में संयुक्त परिवार में परिवर्तन के क्या क्या कारक हैं उनको कुछ बिंदुओं में बता देती हूँ। पहला है औद्योगिकरण, दूसरा नगरीकरण, तीसरा यातायात एवं संचार के साधन, चौथा है सामाजिक सुरक्षा, पांचवा है पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति का प्रभाव, छठवां है कानूनों का प्रभाव, सातवां है परिवार के कार्यों का हस्तांतरण, आठवां है पारिवारिक झगड़े, नौवां है महिला आंदोलन। इसके बाद में संयुक्त परिवार का जो बदलता हुआ स्वरूप है या निरंतरता और परिवर्तन हो रहे हैं उसको कुछ बिंदुओं के अंतर्गत मैं आपको बता देती हूँ। पहला है संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन आ रहे हैं जिसको कुछ बिंदुओं में आप लिख सकते हो। पहला है छोटा आकार होता है इनका, दूसरा है अलग निवास स्थान होने लग गया है, तीसरा है स्त्रियों की समान स्थिति हो गई है, चौथा है विवाह के स्वरूप में परिवर्तन आने लगा है, पांचवा है पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन आ रहे हैं, छठवां है परिवार के मुखिया की स्थिति में परिवर्तन हो रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो प्रमुख बिंदु है वो है संयुक्त परिवार के कार्यों में परिवर्तन। पहला है संयुक्त परिवार के कार्यों में परिवर्तन का कि शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी कार्यों में परिवर्तन आया है, दूसरा धार्मिक कार्यों में परिवर्तन आया है, तीसरा है आर्थिक कार्यों में परिवर्तन आया है, चौथा है मनोरंजनात्मक कार्यों में परिवर्तन आया है। इस प्रकार से हम समाज के अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन देख सकते हैं।